वृंदा की धमकी से देव अंदर ही अंदर डरा हुआ था, लेकिन वो अंजलि को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अंजलि के हाथ पर हाथ रखते हुए देव ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कि तभी अंजलि ने देव की तरफ गुस्से से देखा। अंजलि की आंखों से खून टपक रहा था। वो वृंदा की आवाज में बोली, तू बचाएगा इसे? तू पहले खुद को तो बचा ले। देव ने फौरन ही कार रोक दी। कार के अचानक रुकते ही अंजलि ने देव की तरफ देखा। अब उसकी आंखों से खून नहीं टपक रहा था। क्या हुआ देव? कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि कुछ नहीं, छोड़ो, देव ने हड़बड़ाते हुए कहा और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद देव की कार रिसोर्ट ड्रीमलैंड के गेट के पास आकर रुकी। तब देव का कजिन शिवम वहीं गेट पर था। शिवम देव के बड़े पापा का बेटा है। उम्र में वो देव से करीब 10 बरस बड़ा होगा। देव को देखते ही वो खुश हो गया और गले लगते हुए बोला, कैसा है छोटे? मैं अच्छा हूं भाई, आप कैसे हैं? देव ने पूछा। जवाब में मुस्कुराते हुए शिवम बोला, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने हमारी और अपने दोस्तों की बात मान ली और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। बहुत वक्त हो गया था तुमको देखे हुए और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। जरूरी बात? किस बारे में? बता देंगे, इतना भी कुछ जरूरी नहीं है। अभी अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। शिवम ने बात बदलते हुए कहा। देव ने शिवम को अंजलि और निखिल से मिलवाया। इसके बाद वो सब रिसोर्ट के अंदर आ गए। तुम लोग सफर करके थक गए होंगे, अब कुछ देर आराम कर लो, फिर रात में सब मिलकर खूब पार्टी करेंगे, ठीक है? शिवम ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। यहाँ रिसोर्ट में देव और निखिल का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और अंजलि का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर। देव चाहता था कि वो अंजलि के साथ एक ही कमरे में रहे, लेकिन शिवम के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया। देव अपने बड़े भाई से थोड़ा झिझकता था क्योंकि शिवम थोड़ा पुराने ख्यालों का है और उसका गुस्सा भी बड़ा तेज है। एक बार गुस्सा आने पर शिवम भूल जाता है कि जो सामने है वो अपना है या पराया। रिसोर्ट में काम करने वाले बिशन काका ने देव और निखिल का सामान एक ही कमरे में रख दिया। सारा सामान रखने के बाद बिशन काका बिस्तर पर लेटे हुए निखिल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और अपने गहरी सी आवाज के साथ बोलते हैं, साहिब, हमारे इस रिसोर्ट के पास दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। अंधेरा होने के बाद उस जंगल में। काका अपनी पूरी बात करते उससे पहले ही निखिल एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ आसपास में जंगल भी है, बड़ी सही जगह है यार ये तो। अच्छा काका, ये बताइए कि उस जंगल में कोई शेर वेर भी है क्या? निखिल के सवाल पर बिशन काका दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, साहिब, वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। वहां शेर तो क्या, 1.25 शेर भी मिल जाएगा। लेकिन दुआ कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपकी गिनती भी उन लोगों में होगी जो जंगल में गए तो थे लेकिन आज तक लौटे नहीं। बिशन काका की बात सुनकर निखिल सहम सा गया। उसने आगे एक शब्द नहीं कहा। बिशन काका कुछ देर तक खिड़की के बाहर ही देखते रहे। देव ने अपना बैग उठाते हुए उनकी आंखें देखी। दोनों आंखों में नमी थी। आप ठीक तो है ना? बिशन काका के कंधे पर हाथ रखते हुए देव ने पूछा। बिशन काका बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही निखिल धीरे से बोला, यार ये काका थोड़ा अजीब नहीं है? ये जंगल के बारे में बता रहे थे या हमको डरा रहे थे? देव कुछ कहता इससे पहले ही बिशन काका की आवाज निखिल के कानों में पड़ी। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। अंधेरा होने के बाद भूल कर भी उस जंगल में मत जाना। इतना कहकर बिशन काका जाने लगे। तभी देव के एक सवाल ने उन्हें रोक दिया। ऐसा क्या है उस जंगल में जो आप हमें पहले से ही आगाह कर रहे हैं? दरवाजे पर खड़े हुए काका ने पहले तो यहाँ वहां देखा, फिर वो देव की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोले, उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर नहीं रहते, वहां रहती हैं इंसानों के खून की प्यासी जंगली आत्माएं। सूरज डूबने के बाद वो रूहें शिकार करती हैं।
कोई नहीं लौटा साहेब, कोई नहीं। सूरज ढलने पर जो भी जंगल में गया वो आज तक नहीं लौटा। मेरा अपना बेटा भी। अपने बेटे का जिक्र करते ही बिशन काका का गला भर आया। आगे उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। वो फौरन ही वहां से चले गए। देव हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था कि अचानक एक अनजाने डर ने देव के दिल में फिर से अपनी जगह बना ली। निखिल की तरफ देखते हुए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए निखिल, हम में से कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा, ना रात में और ना ही दिन में। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों ही जाना है जंगल में? ये जंगल के एडवेंचर्स ना बस फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं यार। रियल लाइफ में ऐसे एडवेंचर से दूर रहने में ही भलाई है। निखिल ने हड़बड़ाते हुए कहा और बेड से उतरकर फौरन उस खिड़की को बंद कर दिया जो दक्षिण दिशा की तरफ खुली हुई थी। इधर फर्स्ट फ्लोर पर मिले हुए अपने कमरे में अंजलि ने अपना सारा सामान बैग से निकालकर एक अलमारी में सेट कर लिया था। सामान सेट होने के बाद अंजलि बेड पर लेट गई। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही अंजलि ने आंखें बंद की उसे फिर से वही निशान दिखा। काले कपड़े पर सफेद रंग से बनी एक खोपड़ी का निशान। अंजलि फौरन ही उठकर बैठ गई। उस निशान को फिर से देखकर अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने टेबल से पानी की बोतल उठाई, थोड़ा सा पानी पिया और कुछ देर बाद वापस से लेट गई। हिम्मत करके अंजलि ने फिर से आंखें बंद की और इस बार उसे वो निशान नहीं दिखा। ओह, थैंक गॉड। अंजलि ने धीरे से कहा और राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि को अचानक से लगा कि अभी कोई आकर उसके बेड पर बैठा है, लेकिन कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? अंजलि आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। शाम हो गई है बच्चे, इस वक्त नहीं सोते, नहीं तो किस्मत रूठ जाती है। ये अंजलि की माँ की आवाज थी। माँ की आवाज सुनते ही अंजलि ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में माँ कहीं नहीं थी। ये तो माँ की आवाज थी, लेकिन कैसे? माँ तो अब। अंजलि ने खुद से कहा और बेड से उतरकर खिड़की के पास आ गई। अपने कमरे में देव भी खिड़की के पास ही खड़ा था। ये बिशन काका ने जंगल के बारे में जो कहा वो मुझे अंजलि को भी बता देना चाहिए, देव ने मन ही मन खुद से कहा। उधर अंजलि ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, हवा का एक हल्का सा झोंका उसे छूकर गुजरा। अंजलि को फिर लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन ही खिड़की बंद कर दी और खिड़की के शीशे में देखा। अंजलि के ठीक पीछे उसकी माँ खड़ी थी। माँ! अंजलि ने हैरानी से कहा और पीछे मुड़ी, लेकिन माँ वहां नहीं थी। अंजलि को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत में हो रहा था। अंजलि ने फिर एक बार खिड़की के शीशे में देखा। इस बार माँ उसे नहीं दिखी, लेकिन माँ की आवाज उसके कानों में फिर से पड़ी। अब और नहीं होता मुझसे, थक चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से, इस जिंदगी के झमेलों से। सखी सही कहती थी, जब तक सामने रहोगी तो कोई कदर नहीं करेगा, जब नहीं रहोगी ना तभी अकल आएगी सबको। ये सुनते ही अंजलि जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने फिर से अतीत का वो दृश्य आ गया जिसे वह हमेशा के लिए भुला देना चाहती है, लेकिन चाह कर भी भूल नहीं पाती। माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अंजलि के पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा था। माँ को ढूंढती हुई अंजलि कमरे में आई तो माँ उसे पंखे से लटकती हुई मिली। क्यों माँ? क्यों 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 किया आपने ऐसा? जमीन पर बैठी हुई अंजलि ने रोते हुए कहा, 6 बरस पहले अंजलि की माँ ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अंजलि ने पुलिस को बताया था कि माँ अक्सर किसी से बात किया करती थी, लेकिन किससे ये कोई नहीं जान पाया। अंजलि को बस इतना याद है कि माँ जिससे बात किया करती थी उसे सखी कहकर पुकारती थी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने खुद को संभाला और उठकर दरवाजे के पास आ गई। कौन है?
अंजलि ने बुझी सी आवाज में पूछा। दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अंजलि को लगा कि निखिल या देव में से ही कोई होगा, लेकिन दरवाजा खोलने की जगह उसने फिर से सवाल किया। देव, देव, तुम हो क्या? इस बार दरवाजे के दूसरी तरफ से जवाब आया, लेकिन ये आवाज देव की नहीं थी। उस अनजानी आवाज ने धीरे से कहा, मैं हूं तुम्हारी सखी।